पाठ का नाम है श्वसन और श्वसन और गैसों का विनिमय। जो अध्याय 17 है श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों के विनिमय में हमें पढ़ना है श्वसन अंग के बारे में। श्वसन की क्रिया विधि कैसी होती है। श्वसन में गैसों का विनिमय पढ़ना है, गैसों का अभिगमन पढ़ना है और श्वसन नियंत्रण और श्वसन संबंधित विकार भी पढ़ना है। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि सभी पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन के परोक्ष रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपयुक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो कि हानिकारक होती है। अपचयी क्रियाओं में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो हानिकारक। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिका को लगातार O2 उपलब्ध कराया जाए और CO2 बाहर मुक्त की जाए। वायुमंडलीय O2 और कोशिका में उत्पन्न CO2 आदान प्रदान विनिमय, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। वायुमंडलीय O2 और CO2, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पादन CO2 के आदान प्रदान प्रक्रिया को ही विनिमय की इस प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। सामान्यतः श्वसन यानी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अपने हाथ को सीने पर रखिए और आप सीने को ऊपर नीचे जाते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम श्वास कैसे लेते हैं, इस अध्याय में निम्नलिखित खंडों द्वारा, मतलब जितने भी खंड है इस अध्याय में हम समझेंगे। श्वसन अंग के बारे में बात करें तो प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रिया विधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न के सुरुखी जैसे कि स्पंज हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, चपटी कृमि और O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने शरीर की सतह से सरल विचरण द्वारा करता है। केंचुआ अपनी आर्द्र कील को श्वसन के लिए उपयोग करता है। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल यानी कि श्वास नलिका होती है, जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है, ताकि कोशिका को सीधे गैस का आदान प्रदान कर सके। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में विशेष संवहनीय अंग क्लोम्स या गिल्स द्वारा होते हैं श्वसन, जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली, फुफ्फुस, फेफड़ा द्वारा होता है। स्थलीय जो हम लोग आते हैं स्थलीय प्राणी जितना भी है उसमें फुफ्फुस और फेफड़ों द्वारा श्वास लेते हैं। केसरूक में मछलियाँ जो क्लोम्स मछली श्वसन कैसे करती है तो क्लोम्स द्वारा श्वसन करते हैं, जबकि एम्फीबियस यानी उभयचर सरीसृप स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। एम्फीबिया यानी उभयचर सरीसृप स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेढक अपनी आर्द्र त्वचा नम त्वचा द्वारा भी श्वास करता है। स्तनधारियों में पूर्ण विकसित श्वास प्रणाली होती है। अब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में हम जानेंगे हमारे एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं, जो ओठ के ऊपर की ओर खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्षक तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। नासा जो कक्ष है नोजल
नासा कक्ष ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी जो होता है आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वसनली में खुलती है। ग्रसनी कहाँ खुलती है? कंठ द्वारा श्वसनली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन करने में सहायता करता है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। लेडिंग्स भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ले या कंठछाद यानी एपिग्लोट से ढकी रहती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वासनली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पहुंची T5 एंड थोरेसिक पांचवी वक्षीय के सूत्री तक जाकर दाईं और बाईं दो भाग में बढ़ जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होकर द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिका में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तथा प्रारंभिक श्वसनिका अपूर्ण उपास्थि वलय से अवलंबित होती है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा प्रारंभिक श्वसनिका अपूर्ण उपास्थि वलय से अवलंबित होती है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्तियुक्त वाहिका थैली जैसी संरचनाएं कुपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। श्वसनी श्वसनिका और कुपिकाओं का शाखीय जाल। श्वसनी श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का क्या है? एक शाखीय जाल है जो फेफड़े की रचना करती है। फेफड़े की क्या करती है? रचना। श्वसनी हो गया, श्वसनिका हो गया, कुपिका का शाखीय जाल मिलकर क्या करती है? फेफड़े की रचना करती है। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण यानी कि प्लूरा से ढके रहते हैं। हमारे दो फेफड़े होते हैं जो द्विस्तरीय आवरण प्लूरा से ढके रहते हैं, जिनके बीच फुफ्फुसीय आवरण द्रव भरा होता है। यह फेफड़े की सतह के घर्षण को कम करता है। फुफ्फुस वर्णी द्रव भरा रहता है, जिसे यह फेफड़े की सतह को घर्षण को कम करता है। बाहरी फुफ्फुस वर्णीय झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि जो बाहरी होती है, बाहरी झिल्ली की परत है वो निकट संपर्क में रहता है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। देखो, पतली जो है निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक झिल्ली फेफड़े के सतह के संपर्क में रहती है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग चालन भाग होता है। बाह्य नासारंध्र से श्वसनिका तक का भाग चालन भाग होता है, जबकि कुपिका एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिका तक संचारित करता है। चालन जो भाग है वायुमंडलीय वायु को कुपिका तक संचारित करता है। इसमें बाहरी कण मुक्त करती है, आर्द्रता बना वायु को शरीर के तापक्रम तक लाती है। जो कुपिका जो बाहर
चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिका तक संचालित करती है। जो चालन भाग होता है वायुमंडलीय वायु को कुपिका तक संचालित करते हैं। इससे बाहरी कण मुक्त होते हैं। इससे बाहरी कण क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, आर्द्र करता है। वायु को शरीर के ताप क्रम तक लाते हैं। विनिमय भाग आदान प्रदान की इकाई को कहते हैं। रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल होते हैं। रक्त और वायुमंडलीय वायु, रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित है। फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित है, जो शरीरतः एक वायुरोधी कक्षक है। वक्ष गुहा में स्थित है, जो शरीरतः एक वायुरोधी कक्षक है। वक्ष गुहा कक्ष के पृष्ठ भाग में केसरूप दंड, अधर भाग में उर्वस्थि और पार्श्व में पसलियों और नीचे गुबंदाकार का डायफ्राम द्वारा बना होता है। फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है, हम जानते हैं। ये एक वायुरोधी कक्षक है, जिसमें वायुरोधी कक्षक मतलब क्या? वायु उसमें प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, ये किस से मिलकर बना है? वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग, वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग के केसरूप दंड, वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग के केसरूप दंड, वक्ष अधर भाग में उर्वस्थि होते हैं कि जिसे स्टर्नम कहते हैं। पार्श्व में पसलियाँ होते हैं और नीचे से गुंबद आकार के डायफ्राम द्वारा बने होते हैं। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। वक्ष में फेफड़े की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वक्ष गुहा के आयतन में कोई परिवर्तन कि गुहा में प्रतिबिंब हो जाएगा। वक्ष गुहा के परिवर्तन में प्रतिबिंब हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था क्या है? आवश्यक है।